हेलो एवरीवन, डीएनडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे। तो आइए देखिए, प्रोटीन संश्लेषण या जीन अभिव्यक्ति क्या है उसे समझते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और व्याख्या हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन पे हमें फोकस करना है। व्याख्या तो डिटेल में होगी, लेकिन की पॉइंट्स पे आप अच्छे तरीके से गौर फरमाइएगा कि इन पॉइंट्स को हमें एग्जाम की दृष्टि से याद ही रखना है। ठीक है, आइए ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन में जाने से पहले हम दो बिंदुओं की बात करते हैं। क्या हैं वो दो बिंदु? देखिए, सबसे पहला बिंदु आता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या आता है? प्रोटीन संश्लेषण। ये प्रोटीन संश्लेषण क्या है? देखिए, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। वो थोड़ा सा बेस इसीलिए बताया था ताकि यहाँ पर आए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए क्या होता क्या है, ये डीएनए है और डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्लियर? ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इसे हम क्या, डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अर्थात अनुलेखन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनती है इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। इसे हिंदी में कहते हैं अनुवादन। और इन दोनों पदों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों पदों को सम्मिलित रूप से हम जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन अर्थात जीन अभिव्यक्ति कह सकते हैं। जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ये कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट को सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को? सेंट्रल डोग्मा। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं यहां पर लिख लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इस कंसेप्ट के बारे में किसने बताया था? इस कंसेप्ट के बारे में बताया था क्रिक ने। किसने बताया था? क्रिक ने। ये भी याद रखिएगा कि इस कंसेप्ट के बारे में किसने बताया था। ये बिंदु अच्छे तरीके से देख लीजिए, इनको क्लियर कर लीजिए कि डीएनए से एमआरएनए। मैं आपको ये भी बता दूं, कई बच्चे क्या समझते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनने को ही अनुलेखन कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएनए से सभी प्रकार के आरएनए बनते हैं। इस चीज को अच्छे से फिट कर लीजिए दिमाग में कि डीएनए से सभी प्रकार के आरएनए बनते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मोस्टली हम जो बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की आगे बात करेंगे, उसमें एमआरएनए का ज़्यादा रोल है। हम ज़्यादा इस पर फोकस आउट करेंगे, तो इसलिए हम एमआरएनए लिखते हैं। वैसे आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि डीएनए से आरएनए के सभी प्रकार का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया काम में ली जाती है या जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन होती है। क्लियर है? इसके बारे में किसने बताया? फ्रिक ने बताया। इसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। एक
छोटा सा बिंदु और आता है, वो क्या है? आपने एक और देखा होगा या सुना होगा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। क्या सुना होगा? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ये रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, इसे भी देख लीजिए। ये किसने बताया था? ये बताया था टेमिन और बाल्टीमोर ने। किसने बताया था? टेमिन तथा बाल्टीमोर ने। ठीक, क्या बताया इन्होंने वो भी देखें। देखिए, अभी अभी आपने देखा है कि ये डीएनए है और डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। ये आपने देखा है अभी अभी, ठीक है। लेकिन अगर एमआरएनए से क्या बन जाए, वापस डीएनए बन जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पुनः अनुलेखन। पुनः अनुलेखन। यहां पर जो एंजाइम काम में आता है, वहां पर ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो यहां पर जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम है यहां पर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है? क्या बताया इन्होंने बोला कि सामान्यतः डीएनए से एमआरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आरएनए से डीएनए बन जाता है। आपके फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? एचआईवी वायरस। ठीक है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, लेकिन उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसलिए जब वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है तो डीएनए बना लेता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं। रेट्रोवायरस, चूंकि ये कंसेप्ट टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था, इसलिए इसे दूसरा क्या कहते हैं? इसे टेमिनिज्म भी कहते हैं। टेमिनिज्म क्या कहते हैं बच्चों? टेमिनिज्म। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको आने चाहिए, जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। देखिए, इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने किसके बारे में बात की है? हमने इसके बारे में बात की है सेंट्रल डोग्मा के बारे में, जिसमें हमने कहा कि इसमें दो पद हैं, प्रोटीन संश्लेषण मान लीजिए, जीन अभिव्यक्ति मान लीजिए, दो पद हैं, अनुलेखन और अनुवादन। तो आज के इस वीडियो में हम पहला पद अनुलेखन के बारे में बात करना चाहते हैं और डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? तो आप सब रेडी हो जाइए कि अब इम्पॉर्टेंट बात स्टार्ट होने वाली है, किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात किसके बारे में करते हैं? डीएनए, वो अनुलेखन के बारे में, और अनुलेखन क्या है वो देखते हैं। देखिए, हमारा बिंदु आता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, या जिसे हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब क्या है? अनुलेखन का सबसे पहले मतलब क्या है? डीएनए से
सभी प्रकार के, देख लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर, सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? अनुलेखन के द्वारा, या इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से सभी प्रकार के आरएनए का जो निर्माण होता है वो जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। ये कहां पर होती है वो देखिए। अनुलेखन दो स्थिति हो सकती हैं, प्रोकैरियोट्स और दूसरी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये कहां पर होता है? केंद्रक में, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये कोशिका द्रव्य में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का कॉमन प्लेस होता है, एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही जगह होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली पाई जाती है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है? केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक द्रव्य में होता है। ये भी आप मान के चलिए, केंद्रक द्रव्य भी लिख सकते हैं। और जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है, अनुवादन की प्रक्रिया होती है, वो किधर होती है? कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जो बिंदु है वो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में साथ साथ लेकर चलेंगे। हम जिसके बारे में बात करें, दूसरे में मैं कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू आपको ये बताता रहूँगा कि यहाँ पर ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में, जिसको भी हम लेंगे। एग्जाम्पल डायग्राम दोनों के देखेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो रेडी रहिएगा इस चीज़ के लिए भी। अब देखते हैं, हमने अभी भी बात की कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण। क्लियर है? डीएनए से आरएनए का निर्माण कहाँ होता है ये हमने बात कर ली। अब डीएनए से आरएनए के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीएनए से आरएनए का निर्माण, नॉट एमआरएनए का निर्माण, ये याद रखिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुलेखन के घटक, और इसमें पहला बिंदु जो हमारे सामने आता है वो आता है टेम्पलेट। कौन आता है? टेम्पलेट। कौन आता है? टेम्पलेट। देखिए, टेम्पलेट क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में द्विसूत्री डीएनए में एक सूत्र का अनुलेखन होता है। अनुलेखन होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जिस सूत्र का अनुलेखन होता है, ऐसे लिखते हैं हम, जिस सूत्र का अनुलेखन होता है उसे मास्टर स्ट्रैंड या टेम्पलेट कहते हैं। नेक्स्ट एक बिंदु और याद रखिए, अनुलेखन हमेशा एंटीसेंस स्ट्रैंड का होता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड का होता है। दूसरे स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं।
कोडिंग स्ट्रैंड कह दूं, सेंस स्ट्रैंड कह दूं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों सूत्रों का अनुलेखन क्यों नहीं हो जाता। दोनों सूत्रों का अनुलेखन इसलिए नहीं हो सकता, अगर हो भी गया तो ऐसी स्थिति में जो आरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, अनुवादन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ये भी आप समझ लीजिएगा कि दोनों स्ट्रैंड का क्यों नहीं होता, एक स्ट्रैंड का ही क्यों होता है। नेक्स्ट इससे में बात करते हैं आगे चलते हैं। यह स्ट्रैंड जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आई मीन 3' टू 5' दिशा में होता है, क्लियर है? नेक्स्ट 3' अनुलेखन पश्चात या अनुलेखन प्रक्रिया में नवनिर्मित एमआरएनए स्ट्रैंड फाइव प्राइम टू 3 प्राइम यानी कि 5' टू 3' डायरेक्शन या दिशा में होता है। देखिए ये मैं आपको बार बार बता दूं, दिशा में होता है। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक इस टॉपिक को समझने का आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। जब तक ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, समझेंगे नहीं, ऐसे स्थिति में आगे कुछ भी, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारे डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाएंगे, विवाद उत्पन्न हो जाएंगे दिमाग में कि ये कैसे है। जबकि मैं जो टॉपिक में जाने से पहले जो बेस क्लियर होना चाहिए वो क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ मैं कि आगे हमें दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने इतनी चीज़ें इसमें शामिल की हैं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी जाकर अनुलेखन को ख़त्म कर सकता था। ठीक है, तो ये सारी बातें बता दी। क्यों? क्योंकि हमें याद रखना है कि डीएनए में जो स्ट्रैंड होता है, जिसे आप मास्टर स्ट्रैंड कह रहे हैं, जिसे एंटीसेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं, वो हमेशा 3' टू 5' डायरेक्शन में होगा। और इसके सामने जब भी जो नया स्ट्रैंड बनेगा अनुलेखन के बाद, यानी कि बनने वाला स्ट्रैंड जो होगा वो एमआरएनए स्ट्रैंड होगा, वो 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। ये आप याद रख लीजिए, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। हालांकि एमआरएनए से रिलेटेड सारी बातें हम जब डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे तब डिटेल में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रख लीजिए कि ये 5' टू 3' डायरेक्शन में ही बनता है। ये बात आप इस समय गांठ बांध लीजिए। क्लियर है? आगे चले। इसके बाद में ये बातें हो गई, आगे चलते हैं कि टेम्पलेट के अलावा हमें अनुलेखन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए टेम्पलेट के बाद में जो दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर है? किसकी आवश्यकता होती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोट्स में 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आरएनए पॉलीमरेज प्रथम, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज तृतीय। 3 प्रकार का होता है।
क्लियर है। और ये करता क्या है सर? आरएनए पॉलीमरेज प्रथम आरएनए का संश्लेषण करता है। द्वितीय एमआरएनए का संश्लेषण करता है। और तृतीय टीआरएनए का संश्लेषण करता है। क्लियर है? तो ये तीनों याद होने चाहिए। और कौन सा एंजाइम किसका संश्लेषण करता है ये भी याद होना चाहिए। एचएमटी की घड़ी आती थी, ऐसे आप याद कर सकते हैं आरएमटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और याद कैसे करेंगे? आरएमटी। तो भूलना नहीं है हमें। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एमआरएनए के संश्लेषण में कौन से पॉलीमरेज एंजाइम का योगदान होता है तो वो याद होना चाहिए। एचएमटी साउंड्स लाइक आरएमटी, याद रहेगी ये बात, भूलने लायक तो बिल्कुल नहीं लगती मुझे। और किस में है? यूकैरियोट्स में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज केवल एक प्रकार का होता है, केवल एक प्रकार का होता है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को साथ लेकर चलूंगा, तो दोनों के डिफरेंस भी लेकर चल रहा हूं। केवल एक प्रकार का होता है। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कौन कौन सी? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा तथा ओमेगा। ये याद रखिएगा। 5 हो गई, 2, 2, 4 और 1, 5। आरएनए पॉलीमरेज के 2 भाग होते हैं, कौन सा? एक जिसे आप कोर एंजाइम कहते हैं, कोर एंजाइम, प्लस सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक, इज इक्वल्स टू आरएनए पॉलीमरेज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या? आरएनए पॉलीमरेज के 2 भाग होते हैं, और 2 भाग कौन से हैं आपको बता दिया। एक कोर एंजाइम और दूसरा सिग्मा फैक्टर। इनसे मिलकर क्या बनता है? आरएनए पॉलीमरेज बनता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे जब भी मैं कोर एंजाइम बोलूँगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि कोर एंजाइम का मतलब क्या है। तो इसे देख लीजिए,
5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कौन सी हैं, सिग्मा फैक्टर कौन है, क्लियर, सिग्मा फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है जो इस प्रक्रिया को आरंभ करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा और कौन, 2 घटक की बात की हमने, आरएनए पॉलीमरेज की बात की और टेम्पलेट की बात करी। अब इसके आगे चलते हैं तो आता है एक सक्रिय अग्रदूत। देखिए ये आरएनए बेस्ड होते हैं और ये सक्रिय अग्रदूत कौन कौन होते हैं, सक्रिय अग्रदूत होते हैं एटीपी, जीटीपी, सीटीपी तथा यूटीपी। ये सक्रिय अग्रदूत होते हैं जो दीर्घीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। द्विधातु आयन कौन से होते हैं, द्विधातु आयन या तो मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन होता है जो द्विधातु आयन के रूप में अनुलेखन की प्रक्रिया में काम में आता है, क्लियर है। ये क्या है, ये वो घटक हैं जो अनुलेखन की प्रक्रिया में काम में आते हैं और ये घटक अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो अनुलेखन की प्रक्रिया को समझना बेहद आसान हो जाता है। तो आइए अब हम इसकी पूरी प्रक्रिया को देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। आरएनए या मैं कहूं कि अनुलेखन की प्रक्रिया है उसे 3 चरणों में, 3 पदों में बांटा जा सकता है। 3 चरण या 3 स्टेप कौन है, सबसे पहले प्रारंभन या जिसे मैं कहूं इनिशिएशन, इसे क्या कह सकता हूं मैं, इनिशिएशन। दूसरा पद जिसे दीर्घीकरण या इलोंगेशन कहते हैं और तीसरा पद जिसे समापन या टर्मिनेशन कहते हैं। इन 3 पदों में अनुलेखन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। आरंभन का मतलब क्या होता है, आरंभन का मतलब यह होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज, अभी आप यूं ही समझ लीजिए आरएनए पॉलीमरेज, अभी आगे बात करेंगे कोर एंजाइम सहित बात करेंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रमोटर साइट पर जुड़ता है, वर्धक स्थल पर जुड़ता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रारंभन। और उसके बाद में वो डीएनए पर आगे की तरफ गति करता है, अर्थात डीएनए के जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है, मास्टर स्ट्रैंड है, उसका अनुलेखन करता हुआ आगे गति करता रहता है, बढ़ता रहता है। यह है इलोंगेशन या दीर्घीकरण। और अंततः वो डीएनए के उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर समापन या मैं कहूं रो फैक्टर उपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस घटना को समापन या टर्मिनेशन कहते हैं। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जब तक हमें डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक कितनी ही थ्योरी आप पढ़ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कोई काम की नहीं। इसलिए हम डायग्राम को बड़े अच्छे से समझेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई कन्फ्यूज़न जनरेट नहीं करूँगा। आप पूरा दिमाग इधर लगाइएगा कि मैं कितने डायग्राम्स के थ्रू आपको ट्रांसक्रिप्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम एक आरेखीय बिल्कुल सिंपल लीनियर डायग्राम लेते हैं जिससे समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन किस तरह से होता है। देखिए ये आपके सामने सिर्फ एक लीनियर डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक आरेखीय डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें, देखिए आपको 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं और दोनों स्ट्रैंड की आप डायरेक्शन देखिए, दिशा देखिए। डायरेक्शन क्या है, एक ये डायरेक्शन है आपको दिखाई दे रही है, इसकी दिशा आपको दिखाई दे रही है कि ये 3' to 5' या 3' to 5' में है। जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड है, अभी स्ट्रैंड ही बोलेंगे हम, अभी किसी कंक्लूजन पर अभी पहुंचे नहीं हैं हम, जब पहुंच जाएंगे तब इनको बोलना प्रारंभ कर देंगे। दूसरा जो स्ट्रैंड है वो आपको 5' to 3' या 5' to 3' डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम पे पूरा फोकस कीजिएगा। हालांकि मुझे पता है कि जेट जैसे एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कई ऐसे एग्जाम है जिनमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये छोटा सा डायग्राम आपको देखकर लेबलिंग करवाई जा सकती है। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, पूछ लिया जाएगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। क्लियर? देखिए क्या समझना है और क्या देखना है, बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर ये लीनियर डायग्राम समझ में आ गया तो 50% हमारा वेट भार कम हो जाएगा। क्या है
देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। आप कहेंगे हम कैसे निर्धारित करें कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है? देखिए इसीलिए मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वो 3' to 5' या 3' to 5' दिशा में होगा। तो अगर इसको देखते हैं तो ये 3 to 5' में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है ये? 3 to 5 में। मतलब ये क्या है? ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है बेटा? ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कौन? ऊपर वाला दिखाई दे रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये क्या है? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी कि ये एक मास्टर स्ट्रैंड है, यानी कि ये एक एंटीसेंस स्ट्रैंड है। क्लियर है? इसके जस्ट सामने जो है उसे हमने क्या कहा है? उसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड कहा है। उसे हमने क्या कहा है? कोडिंग स्ट्रैंड कहा है। हमने कहा कि जब अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, क्या? जब अनुलेखन की प्रक्रिया होती है तो अनुलेखन की प्रक्रिया में मास्टर स्ट्रैंड के, किस पे? मास्टर स्ट्रैंड के ऊपर जहां पर क्या होता है? जहां पर प्रमोटर होता है। ये प्रमोटर है। ये कौन है? ये प्रमोटर है। इस प्रमोटर पर आरएनए या वर्धक स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है। तो ये कौन है? ये प्रमोटर है। अब ये प्रमोटर यहां पर आ गया। ये क्या आ गया? प्रमोटर। अभी फिलहाल इतना ही समझिए आप, क्योंकि मैं एक साथ बताऊंगा तो बहुत कुछ हैवी हो जाएगा हमारे लिए। आगे मैं सारे सिग्मा फैक्टर वगैरह यूज करना चालू कर दूंगा। अभी इस डायग्राम में आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि प्रमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, यानी कि संरचनात्मक जीन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेटर क्या है, समापन कारक क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है। सिर्फ इतना सा जान लीजिए ताकि 50% हमारा भार कम हो जाए। ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कैसे है? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये 3' to 5' दिशा में है, इसलिए मुझे पता चला। क्लियर है? अगर आप कहीं सर नीचे वाला होता तो ऐसी स्थिति में प्रमोटर मुझे इस तरफ जोड़ना पड़ता। ये भी मान के चल लीजिए आप। क्लियर है? दूसरा, प्रमोटर यहां पर जुड़ा हुआ है। अगर ये लेबलिंग ना भी दी जाए ना, अलग, अगर ये लेबलिंग ना दी जाए और प्रमोटर को यहां जोड़ दिया जाए तो भी आप पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो प्रमोटर यहां पर है। प्रमोटर आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इसको रीड करता जाएगा, अनुलेखन होता चला जाएगा और फाइनली जहां पर समापन कारक आएगा वहां पर ये अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसे बोला गया है टर्मिनेटर। इसलिए इसे क्या बोला गया है? टर्मिनेटर। ये क्या है बच्चों? टर्मिनेटर। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इसमें प्रमोटर यानी कि क्या है, आप देखिए इसमें 3-4 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। क्या क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? क्या क्या? प्रमोटर दिखाई दे रहा है। प्रमोटर जिसे आप उन्नायक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उन्नायक, या प्रमोटर साइट को वर्धक स्थल भी कहते हैं, उन्नायक कह सकते हैं। दूसरा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चरल जीन, जिसे आप संरचनात्मक जीन कहेंगे। और तीसरा आपको टर्मिनेटर दिखाई दे रहा है। टर्मिनेटर यानी कि समापक। ये 3 भाग होते हैं किसके? अनुलेखन के। अनुलेखन की प्रक्रिया में ये 3 भाग आपको दिखाई देते हैं। आइए अब इसी घटना को डिटेल में पढ़ते हैं और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि मैं किस किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं पहले ही बता दूं, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। डिटेल इतनी भी गहराई में नहीं होगी कि आपको समझ में ना आए, लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोटी मोटी बातें याद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए आराम से समझिए क्या है क्या नहीं है।
आप चाहें तो मैं इसको आपको एक दूसरे डायग्राम से भी समझा देता हूँ, पहले आप इस डायग्राम से समझ लीजिए, फिर हम इस पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या कहा, देखिए ये आपको एक डीएनए दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये है आपके सामने, ये 3' है और ये 5' है। क्लियर है? हमने कहा कि जो डीएनए होता है उस डीएनए पर एक प्रमोटर साइट होती है। क्या होती है? प्रमोटर साइट या वर्धक स्थल। क्या होता है? वर्धक स्थल। देखिए ये प्रमोटर है, प्रमोटर साइट है, ये वर्धक स्थल है। इस पर आरएनए पॉलीमरेज आता है। क्या आता है? आरएनए पॉलीमरेज। फिलहाल डायग्राम में आपको आरएनए पॉलीमरेज ही दिखाई दे रहा है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास इस समय सिग्मा फैक्टर भी होता है, सिग्मा कारक भी होता है, क्योंकि सिग्मा कारक वो कारक होता है जो डीएनए के प्रमोटर साइट पर जुड़ने के लिए उत्तरदायी होता है या जुड़ने का काम करता है। कौन? सिग्मा फैक्टर। याद रखिएगा इस बात को, उस डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, सिग्मा फैक्टर भी दिखेगा। क्लियर? क्या होता है? सिग्मा फैक्टर जो जोड़ देता है। क्लियर है? ये क्या हो गया? ये प्रारंभन हो गया। क्लियर है? अब बात आती है कि प्रारंभन कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए यहां पर जो होते हैं उसे प्रिबनाउ बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिबनाउ बॉक्स। यहां जुड़ने के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, दो बॉक्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रिबनाउ बॉक्स और यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स। तो मैं आपको वो एक कंसेप्ट बता दूं पहले, वो क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वहां पर जो प्राथमिक या जो प्रारंभिक स्थिति है वहां पर लगभग 10 नाइट्रोजन क्षार पहले 6 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। क्या आते हैं? 6 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। वो होते कौन है? वो होते हैं TA वो कौन होते हैं? TA इसे कहा जाता है प्रिबनाउ बॉक्स। इसे क्या कहते हैं? प्रिबनाउ बॉक्स। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में लगभग 20 नाइट्रोजन क्षार पहले 7 नाइट्रोजन क्षार का एक विशिष्ट क्रम होता है जिसे टाटा बॉक्स या होगनेस बॉक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स या होगनेस बॉक्स। ये क्या होता है? TA टाटा और ट्रिपल ए, और ये TA याद रखिएगा, TA ट्रिपल ए टाटा बॉक्स, TA और T ये टाटा बॉक्स। इसे होगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये प्रिबनाउ बॉक्स होता है और यूकैरियोट्स में ये होगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स होता है। ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में इसका क्रम पूछा गया था। टाटा बॉक्स का क्या होता है, तो दो क्रम हो सकते हैं। ये 7 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना है और प्रिबनाउ बॉक्स 6 से मिलकर बना है। टाटा बॉक्स में TA ट्रिपल ए होता है, यानी कि 3 बार ए है, 7 हो गई। और दूसरा जो हो सकता है वो TA और T होता है, 3 बार TA और लास्ट में T, 7 हो गए। इसे होगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो बॉक्स होता है वो प्रिबनाउ बॉक्स होता है। 10 नाइट्रोजन क्षार पहले होता है, 6 नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है और ये TA होता है। ये टाटा बॉक्स नहीं है, याद रखिएगा। ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि टाटा बॉक्स कहाँ होता है, प्रिबनाउ बॉक्स कहाँ होता है, होगनेस बॉक्स कहाँ होता है, प्रिबनाउ बॉक्स का अनुक्रम क्या है या टाटा बॉक्स का अनुक्रम क्या होता है, ये याद रखिएगा। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हम जब इसकी बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है क्या कि जो डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसके प्रमोटर साइट पर कौन आकर जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। और उस आरएनए पॉलीमरेज में भी जुड़ने का काम जो करता है वो सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक करता है। और जो जुड़ता है वो जगह क्या होती है? वो होती है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रिबनाउ बॉक्स, और मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो टाटा बॉक्स। ये कहाँ होते हैं ये मैंने आपको बता दिए, इनका अनुक्रम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर आकर जुड़ता है। अब और बात आप जानिए, आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ क्या करता है। आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पर आता है तो डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्या जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। यानी कि ये इस डबल हेलिक्स को ओपनिंग करने का काम करता है। ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का काम भी कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। देखिए ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे इसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये खुलती कैसे है, कैसे जुड़ती है, कोई विशिष्ट अनुक्रम होता होगा, वो सारे कंसेप्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्लियर है? तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलने का काम भी करता है। क्लियर है? कुछ किताबों में आप इसे ट्रांसक्रिप्शन बल्ब के नाम से भी आपको दिखाई दे सकता है। किस नाम से दिखाई देगा?
ये आपको ट्रांसक्रिप्शन बल्ब के नाम से भी दिखाई देगा, ट्रांसक्रिप्शन बल्ब के नाम से भी दिखाई देगा। और इस ट्रांसक्रिप्शन बल्ब की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, आगे से खुलता चला जाएगा और पीछे से दोबारा से कुंडलित करता चला जाएगा, ये याद रखिए। तो देखिए क्या कर रहा है, आप स्ट्रैंड देखिए, ये स्ट्रैंड 3 डैश का है, ये वाला देखिए, मैं वापस से बता रहा हूं, ये वाला 3 डैश का है, ये ही है 3 डैश। इससे जस्ट पहले वाले डायग्राम में आप देखिए ये 5 पे आ गए हम और ये 3 है, तो देखिए इधर ही है, हमने यही बात की। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बल्ब आरएनए पॉलीमरेज, अब सिग्मा जो फैक्टर होता है वो बाहर चला जाता है, मतलब इससे अलग हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज इस मास्टर स्ट्रैंड को, इस एंटीसेंस स्ट्रैंड को रीड करना, इसका अनुलेखन करना प्रारंभ करता है और अनुलेखन आगे की तरफ करता रहता है। देखिए ये यहाँ था, अब ये बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ यहाँ पर आ गया है। और अनुलेखन में होता क्या है, कई बार ये सवाल आता है कि अनुलेखन में आखिर होता क्या है। देखिए अगर अनुलेखन में क्या होगा, देखिए अगर डीएनए पे, मान के चलिए डीएनए पे सी टी, हम इसी को लेते हैं एग्जाम्पल, सी टी जी सी है, तो आरएनए में क्या आएगा, जी ए सी जी। समझ गए, क्या समझ गए हम ये समझ गए कि डीएनए का जो एमआरएनए होता है वो डीएनए का ही एक तरह से पूरक होता है, उस पर जो नाइट्रोजन क्षार आते हैं वो पूरक क्षार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगी ये बात। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये मास्टर है या सेंस स्टैंड है, एंटी सेंस स्टैंड है, और इनकी जो कोडिंग हो रही है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सिंपल प्रश्न बनता है भाई। सिंपल प्रश्न क्या बनता है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक डबल मैं कहूं एक द्विसूत्री डीएनए में सेंस स्टैंड का अनुक्रम ये है, तो बताइए इससे बनने वाले एमआरएनए स्टैंड पर अनुक्रम क्या होगा। ऐसे प्रश्न की हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे क्या होगा, मतलब मैं सेंस स्टैंड की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले एक सिंपल तरीका तो क्या है, जो सेंस स्टैंड दिया हुआ है उसी को डिट्टो छाप दीजिए आप एमआरएनए स्टैंड में, और बस उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दीजिए, आना वही है। एक तो ये तो सिंपल तरीका है, क्योंकि सेंस स्टैंड है किसका, सेंस स्टैंड जो है वो टेम्पलेट स्टैंड का पूरक है, और एमआरएनए में वो ही बनेगा। क्लियर है। अब देखिए ये एक डीएनए है, और डीएनए के सामने जो बन रहा है वो एक आरएनए स्टैंड बन रहा है, और इसका संपूरक बन रहा है, इधर सी है इधर जी, टी ए जी सी ए यू टी ए जी सी ए यू टी ए जी सी ए यू, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। और हमें पता है, ये हम जानते हैं, और नहीं जानते तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, मुश्किल से 2-4 दिन, वो वीडियो भी आ जाएगा सेल बायोलॉजी में। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसका पूर्व ज्ञान है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से ये आ गया, मतलब ये कौन है, ये एक मास्टर स्ट्रैंड है, और ये कौन है, ये एक आरएनए स्ट्रैंड है, ये याद रखिए। क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में मास्टर स्ट्रैंड का अनुक्रम नहीं दिया जाएगा, सेंस स्ट्रैंड या मैं कहूँ कोडिंग स्ट्रैंड का अनुक्रम दिया जाएगा। क्लियर है। और पूछा जाएगा कि इससे बनने वाले अगर ये कि एक द्विसूत्री डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, तो इस डीएनए से बनने वाले एमआरएनए पर क्या कोड या क्या अनुक्रम होंगे बताइए। तो आपको कुछ ही नहीं करना, डिट्टो उसी को छापना है, केवल उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है वो राइट होगा। अगर वो देता है कि मास्टर स्टैंड का अनुक्रम है, तब आपको उसी के क्या करने पड़ेंगे, पूरक नाइट्रोजन क्षार लिखने पड़ेंगे। ये बात अगर आई होप ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आई है तो हम जल्द इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद में। अभी संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि मैंने क्लियर कर दिया है आपको, ये बात हो गई। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, फाइनली देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज ये यहाँ पर आया, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही टर्मिनेशन यानी कि समापन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कारक होता है जिसे बोलते हैं रो कारक। क्या होता है, रो कारक, रो या मैं कहूँ रो कारक। ये क्या करता है, टर्मिनेशन साइट को पहचानने का काम करता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स में,
यूकैरियोट्स में तो ये भी नहीं होता। क्यों? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज खुद टर्मिनेशन साइट को या समापन स्थल को खुद पहचानने का, स्वयं पहचानने का कार्य करता। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको हाथों हाथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डिफरेंस भी करता चला रहा हूँ। क्लियर है? और फाइनली जब ये होगा तो ये एमआरएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड इससे अलग हो जाएगा। क्लियर है? इससे अलग हो जाएगा और एमआरएनए स्ट्रैंड अलग होने का मतलब है कि अनुलेखन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्लियर है? अब इसी को हम दूसरे डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा। क्या है? ये वो ही डीएनए है, डबल हेलिकल मतलब द्विसूत्री डीएनए है। और द्विसूत्री डीएनए में अगर हम देखें तो आप देखिए जो मैं इसके तरफ बता रहा हूं, ये देखिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है देखिए इसका वो देखिए 3' है और ये क्या है 5', यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा मास्टर स्ट्रैंड है। ठीक है? और मास्टर स्ट्रैंड है तो यहां पर कौन आकर जुड़ेगा? यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा। और ये जो साइट है, ये साइट क्या है? प्रमोटर। ये साइट कौन सी है? प्रमोटर साइट है। और आरएनए पॉलीमरेज जो आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज अब की बार सिग्मा फैक्टर को लेकर आया है। किसको लेकर आया है? सिग्मा फैक्टर को लेकर आया है। मैं इसे इरेज कर दूं, दिखाई नहीं देगा आपको। ये तो ये है ही, और इसके बाद में हमने जो बात की है कि ये सिग्मा फैक्टर को लेके आया है। क्लियर है? ये सिग्मा फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये सिग्मा फैक्टर है। क्लियर है? ये कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है उधर। और ये कौन है? ये सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा कारक है। सिग्मा कारक क्यों? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं। सिग्मा कारक क्या करता है? सिग्मा कारक क्या करेगा? सिग्मा कारक प्रमोटर साइट पर आकर जुड़ेगा। जुड़ने का काम कौन करता है? आरएनए। हम बुक्स में आरएनए पॉलीमरेज आपको लिखा हुआ मिले, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या वर्ड याद रखना है? सिग्मा फैक्टर। क्या याद रखना है? सिग्मा फैक्टर। क्लियर है? सिग्मा फैक्टर आकर ऐड हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पर जुड़ जाएगा तो मैंने आपको बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो हेलिक्स की ओपनिंग का काम भी करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर। तो ये आगे की तरफ मूव होगा तो सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। देखिए सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है। अब रिमेनिंग जो मटेरियल है या रिमेनिंग जो है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? कोर एंजाइम के नाम से। इसे मैं क्या कह सकता हूँ? कोर एंजाइम। आपको याद होगा मैंने बताया पीछे, कोर एंजाइम। यानी कि अगर आपको कोई पूछे दीर्घीकरण का काम किसके द्वारा किया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज या कोर एंजाइम, तो प्रॉपर आंसर कोर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज है बेशक है, लेकिन बेटर आंसर क्या है? कोर एंजाइम। और ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे ही समापन स्थल आएगा तो यहाँ पर जो रो कारक होता है, कौन होता है? रो कारक। देखिए रो कारक, अब की बार रो कारक आ गया। देखिए दिखाई दे रहा है रो कारक, अभी बताया भी है मैंने आपको। रो कारक, ये रो कारक क्या करेगा? यहाँ पर इस अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। और अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त होते ही ये जो आपके पास है, ये आरएनए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये आरएनए है। ये कौन है बेटा? ये एक आरएनए है। ये आरएनए है, ठीक है। और ये प्रक्रिया किस में पड़ी है? तो 3 पद हो गए हमारा। इनिशिएशन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलोंगेशन दूसरा पद और टर्मिनेशन समापन तीसरा पद। तो ये किस में है? ये प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन है। ये किस में है? प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन है। देखिए अब बात आती है कि सर यूकैरियोट्स में अनुलेखन कैसे होता है। यूकैरियोट्स में अनुलेखन घटक में, जब हमने बात की अनुलेखन के घटक में, तो मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं। एक टाटा बॉक्स, उसमें प्रिब्ना बॉक्स, इसमें टाटा बॉक्स। वो कोशिका द्रव में होता है, ये केंद्रक में होता है। क्लियर?
एक इंपॉर्टेंट बात जो आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि यूकैरियोट्स में जो अनुलेखन होता है, इसमें तो आपको जो मिला है वो mRNA मिला है, RNA मिला है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में ऐसा इसलिए नहीं होता कि यूकैरियोट्स में जो मिलता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वो होता है hnRNA। क्या होता है वो? hnRNA। क्या मिलता है बेटा? hnRNA। hnRNA, विषमांगी आरएनए। क्या कहते हैं इसे? विषमांगी आरएनए, या मैं कहूं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर है? देखिए क्या है ये, समान प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है कि ये है, इसमें ये 3 डैश है, देखिए ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, तो ये हमारा क्या है बेटा? ये एक मास्टर स्ट्रैंड है। ये क्या है? मास्टर स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर वही प्रमोटर आया, आगे गया, अनुलेखन होता गया और फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? आपके पास ये समापन स्थल या टर्मिनेशन साइट है। ये क्या है? टर्मिनेशन साइट। ये क्या है? टर्मिनेशन साइट। और मैंने आपको बताया कि इसमें कोई रो कारक नहीं होता, अपितु आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद टर्मिनेशन साइट को पहचानने का काम करता है। ये बात खत्म। अब देखिए वहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा था वो mRNA प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर mRNA नहीं है। ये जो आपको दिखाया गया इस समय, ये तो खैर इससे जुड़ा हुआ है, ये पृथक हो चुका है बिल्कुल। ये mRNA नहीं है, ये mRNA नहीं, तो ये क्या है? ये बेटा hnRNA है। ये क्या है? hnRNA है। क्या है? hnRNA। hnRNA का मतलब क्या होता है? ऐसा RNA जिसमें एक्सोन और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। एक्सोन्स कौन होते हैं? एक्सोन्स वो होते हैं जो कोडिंग अनुक्रम होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग अनुक्रम। इंट्रॉन कौन होते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये कौन है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। याद रखिएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर प्रोकैरियोट्स में जो mRNA बनता है उसमें तो सारी कोडिंग सीक्वेंस होती है, मतलब उसमें एक्सोन इंट्रॉन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। यूकैरियोट्स में होता है एक्सोन और इंट्रॉन्स। तो क्या करें अब? क्या इसे mRNA कह सकते हैं? नहीं, इसे mRNA नहीं कह सकते। ये mRNA का पूर्ववर्ती है, mRNA से बनने वाला, mRNA के ठीक पहले बनने वाले स्ट्रक्चर। तो mRNA कब बनेगा? mRNA बनेगा RNA स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? RNA स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के द्वारा। RNA स्प्लाइसिंग। ये RNA स्प्लाइसिंग क्या है? RNA स्प्लाइसिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स स्प्लाइसियोसोम द्वारा की जाती है। और आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में आरएनए संसाधन जिसे कह सकता हूं, इसमें आरएनए को संसाधित किया जाता है। और इंट्रॉन्स जो कि काम की, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस का मतलब है जो काम के अनुक्रम नहीं, एक्सोन जो काम के अनुक्रम है, कोडिंग सीक्वेंस है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में, यूकैरियोट्स में बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं ऐसा। तो आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में एचएनआरएनए में जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो किसी काम के अनुक्रम नहीं होते, उनको हटा दिया जाता है। देखिए ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इंट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इंट्रॉन्स हैं। कौन से हैं? ये देखिए, ये इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स हैं। इन सब इंट्रॉन्स को हटा दिया गया है। और हटाने के बाद हमारे पास जो फाइनल में आया है ये एक एमआरएनए है। ये क्या है? फाइनल एमआरएनए है। ये क्या है बेटा? एक फाइनल एमआरएनए है। क्या है ये? फाइनल एमआरएनए है। आपको कुछ और वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे कि सर ये जीपीपी क्या है और
ये पॉलीएडिनाइलेशन क्या है, देखिए ये हम बात करेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता दूं है कोई स्पेशल बात नहीं है, मतलब यहाँ पर इतना खास ध्यान नहीं रखना, जब हम स्पेशली mRNA पढ़ेंगे तब ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो mRNA होता है उसके 5' एंड पर, उसके 5' सिरे पर मैथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पाई जाती है। ये जो लिख रखी है ना ऐसे, मैथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये 5' एंड पर देखने को मिलती है। क्लियर है। और उधर पॉलीएडिनाइलेशन जो आपको दिख रहा है वो 3', इसे क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसे कैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कैपिंग। ये हम mRNA में पढ़ेंगे क्योंकि ये अनुलेखन का भाग नहीं है, लेकिन ये डायग्राम अगर आ गया है तो मुझे बताना पड़ रहा है कि हकीकत में है क्या ये पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब ये होता है कि एडिनाइलिक अम्ल, एडिनाइलिक एसिड यहाँ पर आकर जुड़ता है और इसे टेलिंग कहते हैं या टेल कहते हैं, पुच्छन कहते हैं, टेलिंग। ये याद रखिएगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम mRNA में बात करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, हम अपने मुख्य बिंदु से भटक जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में हम किसकी बात करना चाहते हैं, वर्तमान में हम अनुलेखन की बात करना चाहते हैं। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण, या हम और भी डिटेल में जाएं तो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण देखना चाहते हैं। ये प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं कि क्या है। ये देखिए, इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बात क्या की है कि ये डीएनए से एमआरएनए या आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जीन, अभिव्यक्ति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन किसने दिया, क्रिक ने दिया। इसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। इसके बाद में टैमिन और बाल्टीमोर आते हैं, वो आरएनए से एमआरएनए से डीएनए बनने का प्रमाण भी देते हैं, जिसे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। टैमिन ने दिया था इसलिए इसे टैमिनिज्म भी कहते हैं। ये आपको वायरसेस में देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है HIV वायरस। अब बात करते हैं कि ये कहाँ होता है, कैसे होता है। अनुलेखन का मतलब है डीएनए से आरएनए का निर्माण। ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में ये कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये केंद्रक में, या मैं कहूँ केंद्रक द्रव्य में होता है। अंतर मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। अनुलेखन के घटक की बात करें तो सबसे पहला आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट वो होता है, या मैं कहूँ डीएनए, जो द्विसूत्री डीएनए होता है उसमें एक डीएनए का अनुलेखन होता है, एक डीएनए सूत्र का अनुलेखन होता है, दूसरे का नहीं। जिस डीएनए सूत्र का अनुलेखन होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं, उसे मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं, उसे एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। जिसका नहीं होता उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए टेम्पलेट फिनिश है। अगर कोई पूछ ले दोनों का क्यों नहीं होता, दोनों का होगा तो ऐसी स्थिति में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और ऐसी स्थिति में अनुवादन की प्रक्रिया स्वतः ही रुक जाएगी। तो इसलिए एक ही स्ट्रैंड का अनुलेखन होता है। अनुलेखन आई मीन जो डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए पे अनुक्रम क्या होते हैं, मैंने बोला आपको डीएनए पर जो अनुक्रम होता है उसके पूरक अनुक्रम एमआरएनए स्ट्रैंड पर पाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल इसमें समझाया है, आप आराम से वीडियो को बैक जाकर देख सकते हैं। क्लियर है, ये बात हो गई। आगे हमने बात की कि ये स्ट्रैंड 3' to 5' में होता है, जो जिसका अनुलेखन होता है, और जो एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, मैंने कहा आरएनए पॉलीमरेज एक मुख्य एंजाइम है। ये डीएनए निर्भर पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो अनुलेखन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये एक प्रकार का होता है, और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये काम क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली आरएनए का संश्लेषण करता है, एमआरएनए का संश्लेषण करता है और टीआरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए पॉलीमरेज में 2 भाग होते हैं, एक कोर एंजाइम और एक सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम जो होता है वो 2 अल्फा 2 बीटा और एक किससे, ओमेगा से मिलकर बना होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो सिग्मा फैक्टर होता है। और कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाते हैं। जो सिग्मा फैक्टर होता है वो प्रमोटर पर, या मैं कहूँ कि द्विसूत्री डीएनए पर जो प्रमोटर साइट होती है, जो वर्धक स्थल होता है, उसे पहचानने का काम करता है, उससे जुड़ने का काम करता है। क्लियर, कौन, सिग्मा फैक्टर। और जैसे ही जुड़ता है तो जुड़ने के बाद मतलब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है विद सिग्मा फैक्टर, तो वहाँ पर क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बनाता है और वहाँ पर ये अनुलेखन बल्ब बनाता है। मैंने आपको एक डायग्राम में बताया भी है कि देखिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बनाता है वो ट्रांसक्रिप्शन बल्ब कुछ इस तरह का होता है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन बल्ब कुछ इस तरह का होता है। ये क्या करता है, आगे की तरफ खोलता है, पीछे की तरफ वापस कोइलिंग मतलब कुंडलन करता जाता है। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता चला जाता है। जैसे ही आगे की तरफ जाता है मतलब जुड़ने को प्रारंभन कहते हैं। दूसरा जो चरण आता है उसे दीर्घीकरण कहते हैं, और दीर्घीकरण की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा की जाती है। इस दौरान
सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है और दीर्घीकरण की प्रक्रिया में उस आरएनए पर, उस डीएनए पर उपस्थित जो अनुक्रम होता है उसको रीड किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है और एक आरएनए सूत्र का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि डीएनए पर समापन स्थल नहीं आ जाता। समापन स्थल का निर्धारण कौन करता है? समापन स्थल का निर्धारण प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर करता है और रो फैक्टर समापन स्थल का पहचान कर अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त कर देता है। जबकि यूकैरियोट्स में रो फैक्टर जैसी कोई संरचना नहीं होती, अपितु आरएनए पॉलीमरेज स्वयं टर्मिनेशन साइट को, समापन स्थल को पहचान कर अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त करता है। ये चीज़ मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में दोनों डायग्राम्स के थ्रू बता दी। आप इस डायग्राम को देखकर आसानी से समझ सकते हैं, मैंने बता दिया है। दूसरा, मैंने आपको एक लीनियर डायग्राम भी बताया है कि प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है और टर्मिनेशन क्या या टर्मिनेटर क्या होता है। इसके बाद में हमने बात की है कि आपको बता दिया प्रमोटर साइट पर जो दो बुक्स होते हैं, प्रिबनाउ बुक्स और टाटा बुक्स। प्रिबनाउ बुक्स किस में देखने को मिलता है? प्रिबनाउ बुक्स जो देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा और ये 6 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है जो TA और AT होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ किसकी, टाटा बुक्स की, जो यूकैरियोट्स में मिलता है और 7 नाइट्रोजन चार्कों से मिलकर बना होता है TA, AAA और दूसरा मैं कहूँ TA। क्लियर है? इसके बाद में हमने बात की है अनुलेखन अगर यूकैरियोट्स में हो तो कैसा होगा। अनुलेखन कुछ इस तरह का होगा, कोई प्रक्रिया अंतर नहीं है, जो अंतर थे वो मैंने बात कर ली है। मेन बात क्या आती है कि जब भी इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया या अनुलेखन पूरा हो जाता है तो जो बनता है वो mRNA नहीं बनता, क्या बनता है? HNRNA बनता है, विषमांगी RNA बनता है। इसे मैं स्प्लिट भी कह सकता हूँ, विभक्त भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस HNRNA में 2 प्रकार के भाग होते हैं या 2 भाग पाए जाते हैं, एक इंट्रोन और एक एक्सोन। एक्सोन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, यानी कि कोडिंग अनुक्रम होते हैं, काम की सीक्वेंस होती हैं, जबकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, किसी काम की नहीं होती। अतः HNRNA से mRNA बनाने के लिए इसका संसाधन करना आवश्यक है, इसलिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे बोला जाता है RNA स्प्लाइसिंग। RNA स्प्लाइसिंग में किया जाता है, इसमें जो जितने भी इंट्रॉन्स हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उनको रिमूव किया जाता है और रिमूव करने के बाद जो बाद में संसाधित RNA मिलता है वो आपका फाइनल mRNA कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनल mRNA कहलाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अनुलेखन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और इससे प्रश्न किस किस प्रकार से बनता है ये हम जल्द ही एक जेनेटिक्स पर एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन पे डिटेल बात करेंगे। क्लियर है? तो आप क्या करिए, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नॉलेज में हैं, जो जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द BND परिवार में शामिल करवाइए और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। तब आनंद की प्राप्ति किसे होगी? हमें भी होगी और आपको भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।